हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग से कुछ पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। उसी पे कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई मेंस में कई बार पूछा गया है, इसी बेस पे खाली फ्रेमवर्क चेंज करता है, उसका जो मेन स्केलेटन है वही रहता है, फ्रेमवर्क चेंज करता है, ठीक है। उसी को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे विच नाइट्रोजन ऑफ गुआनिडीन इज, क्वेश्चन क्या है, विच नाइट्रोजन इन द गुआनिडीन, ये ऑर्गेनिक बेस होते हैं, गुआनिडीन इज more basic, which nitrogen in the guanidine is more basic and more likely to be protonated। यानी कि ये गुआनिडीन है, देखो यहाँ पे NH2 C NH2, ये NH2, दिस इज द NH, ठीक है बेटा। जैसे यूरिया होता है, यूरिया कंपाउंड की अगर बात करोगे तो ये होता है, ये क्या है बेटा, यूरिया, वाइट कलर का जो यूरिया होता है। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन की जगह क्या हो, NH ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं इमाइन ग्रुप। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को बोलते हैं इमाइन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, दिस इज द एमाइन ग्रुप और दिस इज द अमाइन ग्रुप, ठीक है। यानी अगर इसकी बात करोगे तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इमाइन बॉन्ड, इमाइन ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, इमाइन ग्रुप, ठीक है। अगर हम बात करें तो इस नाइट्रोजन को देखो लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन को, और इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे तो हम देखें अगर यहाँ पे तो कह रहा है कि विच नाइट्रोजन इन द गुआनिडीन इज मोर बेसिक एंड मोर लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड। कह रहा है कि इसमें कौन सा नाइट्रोजन है वो मोर बेसिक होगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। और कौन प्रोटोनेटेड पहले होगा, यानी कौन सबसे पहले प्रोटॉन, यानी कि बेसिक नेचर का मतलब क्या होगा बेटा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, यानी प्रोटॉन को खींचना। तो जो मोर बेसिक होगा प्रोटॉन को खींचेगा। तो यदि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये देखो इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज है। इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो देखो लोन पेयर होने के कारण क्या है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखो तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये लोन पेयर ऐसे पड़ा हुआ है। तो देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 लोन पेयर को काउंट करेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर यानी कि 4 आ रहा है। तो दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, तो जो वो sp3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज, एस कैरेक्टर कितना हो गया, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया यहाँ पे बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया 25। यहाँ पे बात करो परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.3%, ये है। अब देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर का, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा हुआ, इसका ज़्यादा हुआ। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा हुआ तो लोन पेयर को टाइटली कौन हेल्ड किया हुआ है, ये हेल्ड किया हुआ है। यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो सब पे है बट तीनों पे हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो इस पर sp3 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एस कैरेक्टर क्या है,
25%, 25%, यानी दोनों इक्विवेलेंट है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बट इसके रिस्पेक्ट में इसको चेक करोगे, इस दोनों के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, एस कैरेक्टर 33.3%, एस कैरेक्टर 33.3%, यानी यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो वो लोन पेयर को क्या करेगा, टाइटली हेल्ड किया रहेगा, और जब लोन पेयर टाइटली हेल्ड होगा तो किसी को देगा नहीं, तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि हमारा कौन सा होगा, विच नाइट्रोजन इन द गुआनिन मोर बेसिक, यानी कि दिस नाइट्रोजन क्या होगा, मोर बेसिक होगा। यानी sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इज, क्या लिखोगे यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन इज मोर बेसिक और लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, फिर कह रहा है कि वाई गुआनिड इज ए स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, ये तो हुआ एक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वाई गुआनिडीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। वाई गुआनिडीन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस, ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस, यानी इसका केबी की बात करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखो ठीक है, तो कह रहा है कि वाई गुआनिडीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, यानी नाइट्रोजनस बेस। क्यों ऐसा है? ठीक है, तो इसको देखेंगे, स्ट्रक्चर अगर देखोगे यहाँ पे गुआनिडीन का, तो ये ठीक है, ये गुआनिडीन है, इस पर देखो लोन पेयर है, इस पर भी लोन पेयर है, और इस पर भी लोन पेयर है। तो कह रहा है कि गुआनिडीन क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस है, और इसी स्केलेटन को लेकर जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्केलेटन यही रहेगा, बट क्या करेगा, इसमें साइक्लिक बना देगा, यहाँ पे साइकिल बना देगा। यानी ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये है कि यही रहेगा, इसी को देखना है तुमको बेसिसिटी डिसाइड करने में कि क्यों ये मोर बेसिक है। तो इसलिए मोर बेसिक है कि अगर बात करें यहाँ पे, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज की अगर बात करोगे, यहाँ पे देखो लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये अगर लोन पेयर इधर माइग्रेट कर रहा है तो ये इधर माइग्रेट करेगा। तो देखो यहाँ पे ये NH2 डबल बॉन्ड C, ये NH पे माइनस गया, और ये क्या हुआ, ये NH2 है ही। एक कंडीशन ये बना। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है बेटा, दूसरा कंडीशन ये देख बन सकता है, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ये वाला इधर जाए और ये वाला इधर जाए। ठीक, तो दूसरा कंडीशन, तो ये NH2 डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये NH पे माइनस ही रहेगा, और ये NH2 प्लस। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक, अगर इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे और प्रोटोनेशन के बाद की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, तो यदि हम मान लो यहाँ पे प्रोटोनेट कर दिए, ठीक है, ये प्रोटोनेट कर दिए, तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, इस पर जा रहा है। ठीक है, ये प्रोटॉन कहाँ जा रहा है, इस पर जा रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको प्रोटॉन दे दिए तो देखो क्या बन गया, CH2N, ये डबल बॉन्ड, ये C, ये अब NH2 हो गया लोन पेयर, और यहाँ पे क्या हुआ,
ये NH2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, यानी कि अगर बात करोगे तो ये अगर इधर से जाएगा तो ये इधर आएगा। ठीक, तो देखो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे देखो ये H2NC, ये NH2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये NH2 आया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया। अब देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है। ठीक, ये लोन पेयर अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये इधर तो ये वाला इधर, यानी कि अगर देखो तो यहाँ पर भी क्या हुआ, NH2। ठीक है, ये देखो C NH2 पे प्लस और ये बन गया NH2। तो इस स्ट्रक्चर को, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो और इसके रिजोनेटिंग आफ्टर प्रोटोनेशन, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे देखोगे तो चार्ज का सेपरेशन है प्लस माइनस, यहाँ पे एक ही चार्ज डेवलप है, तो जहाँ भी अगर चार्ज का सेपरेशन होता है तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। यानी प्रोटोनेशन के बाद ये इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। दैट इज वाई गुआनिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। बेस का क्या काम है, प्रोटॉन को लेना या अपने लोन पेयर को देना। तो आफ्टर टेकिंग प्रोटॉन दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर स्टेबलाइज। तो ये क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आफ्टर टेकिंग प्रोटॉन, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। जबकि इस केस में देखोगे इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। और चार्ज सेपरेशन होता है तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जहां भी एनर्जी हम देंगे अनस्टेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज सेपरेट है, बट यहाँ पे क्या है, सिंगल चार्ज है और इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। दैट इज वाई गुआनिडीन इज द ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस। और इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये तुमको स्केलेटन बेटा ध्यान में रखना है, क्या, गुआनिडीन का। इस गुआनिडीन का स्केलेटन ध्यान में रखोगे तो अगर ये बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ रहा है तो इसको हमेशा ध्यान रखना। इसको ध्यान रखोगे तो इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन इजी जाएगा। यानी गुआनिडीन आ गया तो सबसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेस होता है, इतना ध्यान रखना। जेईई मेंस 2020 में ही जनवरी में इस पर क्वेश्चन आया हुआ था। तुम क्वेश्चन जब देखोगे तो उसमें क्वेश्चन में क्या बनाया हुआ था, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनाया था, तो ये किया था NH किया था, ये NH किया था और यहाँ पे NH किया था। ठीक है, सेम स्केलेटन था। अब इसमें क्या किया था, इस पर क्या किया था, ये लगाया हुआ था और इसके साथ ये लगाया हुआ था। ठीक, और कुछ इस टाइप से करके ये किया हुआ था। यानी कि सब कुछ वही था, इसी टाइप का स्केलेटन था। यानी हमको ये नहीं देखना है ये क्या दिया है, कोई मतलब नहीं है, हमको मेन फोकस क्या है, ये वाला स्केलेटन है। तो ये चेंजिंग कोई भी करे बट हमको ध्यान क्या देना है, गुआनिडीन पे। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटॉन लेने के बाद इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो क्या होगा, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, विदाउट चार्ज सेपरेशन है। ऑल्दो इस पर प्लस चार्ज है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, प्लस चार्ज का सेपरेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन है। तो प्रोटॉन लेने के बाद ये स्टेबलाइज हो रहा है with the equivalent resonating structure. That is why guanidine is the strongest base. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है गुआनिडीन का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th का है, ये रीजनिंग चल रहा है ना। क्वेश्चन है वाई एमाइड इज वीकली बेसिक while thalamide is
एन एसिड। कह रहा है कि एमाइड जो है वीकली बेसिक है और थैलामाइड जो है वो एसिड है। क्यों ऐसा है? तो देखो एमाइड, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जानना होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है बेटा? एमाइड, ठीक है। और थैलामाइड की अगर बात करोगे तो साइक्लिक एमाइड को थैलामाइड बोलते हैं, ठीक है। ये देखो CO, ये NH, दिस इज द थैलामाइड, ठीक है। तो दिस इज द थैलामाइड। क्या है बेटा? थैलामाइड बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये है थैलामाइड और दिस इज द एमाइड। तो क्वेश्चन हमारा समझे क्या कर रहा है? वाई एमाइड इज वीकली बेसिक वाइल थैलामाइड इज एन एसिड। ये यहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां पे भी लोन पेयर है, बट दिस एक्ट एज ए वीकली बेस वाइल दिस एक्ट एज ए एसिड। ऐसा क्यों होगा? तो इसका रीजन क्या है बेटा कि ये वीकली बेस क्यों है? बेस का मतलब क्या है? प्रोटॉन को लेना या अपना लोन पेयर को देना। तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। इसका अगर 3.5 होता है तो इसका 3 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लोन पेयर देना होगा तो कौन सा देगा? ये नाइट्रोजन वाला देगा। बेस की तरह अगर काम करेगा तो ये नाइट्रोजन वाला देगा, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो लोन पेयर को लूजली हेल्ड किया है, और जब लूजली हेल्ड करेगा तो इजी वे में अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या प्रोटॉन ले सकता है, दोनों कर सकता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ये तो क्लियर हो गया कि बेसिसिटी किसके कारण हो रहा है? इस एमाइन के कारण हो रहा है। अब इस NH2 ग्रुप के कारण बेसिसिटी हो रहा है, बट यहां पे जो NH2 ग्रुप पे लोन पेयर है वही तो बेसिसिटी का रीजन है, वही तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या वही अपना इलेक्ट्रॉन को देगा। बट दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, यानी ये एमाइड है। एमाइड का NH2 ग्रुप का जो लोन पेयर है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो दिस इज द कॉन्जुगेशन। ये देखो यहाँ पे रिजोनेंस है, रिजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन, यानी ये RCO पे लोन पेयर 2 है, एक नेगेटिव चार्ज बन गया, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर +4 आया कि नहीं बेटा? अब ये देखो रिजोनेंस में होने के कारण ये 100% फ्री नहीं है। तो 100% फ्री नहीं है, यानी दैट इज नोन एज, तो इसी कारण क्या है? ये वीकली बेसिक है। तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहां पे लिख सकते हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एमाइड आर conjugation with CO group of amide, therefore it is not available level for protonation or donation of its electron. That is why amide is weakly basic in nature. वीकली बेसिक इन नेचर, यही रीजन है कि ये क्या है बेटा? वीकली बेसिक हैं, यानी ये बेसिक कम है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हुआ। इस केस की अगर बात करोगे तो यहाँ पर भी है, बट यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्या है? हाईली एसिडिक है। अगर तुम यहाँ पे कोई बेस डाल रहे हो, बेसिक चीज डाल रहे हो, तो ये H को दे रहा है।
H देगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि दोनों के साथ कॉन्जुगेट होगा, यानी H देने के बाद इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू द रिजोनेंस। तो वही तो क्या है, एसिडिटी, यानी H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने वो यदि स्टेबलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी ये क्या हो, वीक, ये एसिड की तरह काम करेगा। यानी यहां पे देखोगे CO ये N यहां पे निकल गया। अब ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है और ये नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, यानी कि ये क्या है बेटा, ये कॉन्जुगेशन में है। अगर तुम बात करोगे तो निकलने के बाद, यहां हटा दो, ठीक है, ये निकाल रहे हो H प्लस के जार रूप में जाएगा, नेगेटिव प्लस चार्ज यहाँ आएगा ना, ये H प्लस जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। तो कॉन्जुगेशन में H निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो, क्लियर कट देख लो, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, ये बना। अब क्या है, ये इसके साथ भी जा रहा है और ये इसके साथ भी जा रहा है, यानी इसका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करोगे तो रिजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा उसमें देखो तो ये भी है, ये भी है, ये N, ये क्या है, ये इसके साथ भी है रेजोनेंस में और ये इसके साथ भी है रेजोनेंस में। यानी क्या बन रहा है बेटा, H निकल रहा है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, तो ये क्या है, एसिड की तरह काम करेगा, नॉट एक्ट एज ए बेस। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज द एरोमेटिसिटी इफेक्ट। तो हेडिंग डालोगे एरोमेटिसिटी इफेक्ट, एरोमेटिसिटी इफेक्ट। ठीक है बेटा, एरोमेटिसिटी इफेक्ट की बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट होता है, रेजोनेंस से भी स्ट्रॉन्गर होता है। तो सबसे पहले एरोमेटिक देखते हैं, फिर रेजोनेंस देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। ठीक है बेटा, तो एरोमेटिक, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 पार्ट में डिवाइड है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है बेटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी किसको बोलेंगे, किस कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे, किस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक और किसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। तो हम डालेंगे क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो एरोमेटिसिटी इफेक्ट में अगर हम देखें तो एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, दूसरा जो होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और तीसरा जो होगा वो होगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए फर्स्ट पॉइंट की अगर देखोगे, फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करोगे तो मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा पॉइंट क्या है, रिंग यानी साइकिल, रिंग मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ईच कार्बन ऑफ
ring, each carbon atom of ring must be sp2 hybridize and contain one unhybridized p ऑर्बिटल। ठीक है बेटा। फोर्थ कंडीशन की बात करो। ठीक है, फोर्थ कंडीशन की बात करोगे तो मॉलिक्यूल कंटेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, फिफ्थ करंट की बात करोगे, द पाई बॉन्ड in the ring must be in conjugation ठीक है, तो ये 5 कंडीशन है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जो 6 पॉइंट है बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओबे हकेल रूल। हकेल रूल क्या है बेटा? 4n + 2 पाई = पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4n + 2 पाई = पाई इलेक्ट्रॉन, where n = 0 1 2 3 होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है कि हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए। एंटी एरोमेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो इसमें देखोगे तो जो रूल फर्स्ट का है वो भी ये फॉलो करेगा, जो रूल सेकंड है वो भी ये फॉलो करेगा, जो रूल थर्ड है वो भी ये फॉलो करेगा, जो रूल फोर्थ है मॉलिक्यूल कंटेंट ऑड नंबर ऑफ फोर्थ, तो यहां पे लिखोगे इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक में। ठीक है, ये भी फॉलो करेगा, फिफ्थ वाला भी वही फॉलो करेगा, और ये जो रूल फॉलो करेगा ओबे रूल 4n = पाई इलेक्ट्रॉन। इस रूल को ये फॉलो करेगा, नॉट हकेल रूल 4n + 2 पाई, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। वेयर n = 1 2 3, वेयर n = 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, होल नंबर होगा। इंटीजर फ्रैक्शन चीजें फ्रैक्शन में नहीं होंगी। ठीक है, ये है सॉरी। अगर बात करोगे एंटी एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक की बात करोगे तो नॉन एरोमेटिक के लिए सच साइक्लिक सबस्टेंस, तो यहां पे लिखोगे सच साइक्लिक सबस्टेंस which are such cyclic substances which are not aromatic or anti-aromatic will be non-aromatic।
वह साइक्लिक सब्सटेंस जो एरोमेटिक ना हो और एंटी एरोमेटिक ना हो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक की बात करोगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा बेटा, एक एक पॉइंट को नोट करते जाओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो जहां पर भी एरोमेटिसिटी आएगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, यानी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक मतलब क्या, अनस्टेबल की तरफ, यानी एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एरोमेटिक, देन उसके बाद क्या होगा बेटा, नॉन एरोमेटिक, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। यानी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक का सिस्टम आता है स्टेबिलिटी के टर्म की अगर हम बात करें तो, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक का इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसको हम क्यों एरोमेटिक बोल रहे हैं। तो देखो क्या क्या पॉइंट हमको ध्यान में रखना है एरोमेटिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, फर्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करोगे। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, कहीं कहीं तुमको डायरेक्ट मिलेगा मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक प्लेनर एंड ईच कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइज, एक ही लाइन में मिल जाएगा, हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। मॉलिक्यूल के पास क्या है, प्लेनर होना चाहिए, और प्लेनरिटी के लिए क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर में होगा। और प्लेनरिटी के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि प्लेनर होगा तो कॉन्जुगेशन में होगा, तो मॉलिक्यूल कंटेन ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये एक तरीका है कैसे आप जल्दी पहचानोगे एरोमेटिक कंपाउंड। यदि 4 कंपाउंड दे दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा उसमें एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो उस रिंग में अगर ऑड नंबर ऑफ तुमको पाई बॉन्ड दिख रहा है तो वहां पे फोकस्ड हो जाओगे कि ये एरोमेटिक हो सकता है, 100% नहीं, हो सकता है। उसके बाद तुम हॉकेल रूल पे जाओगे, द पाई बॉन्ड इन द रिंग मस्ट बी इन कंजुगेशन। जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो कंजुगेशन में होना चाहिए, कंटिन्यूअस कंजुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, और मॉलिक्यूल ऑफ ए हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये हकल रूल में आप फंसोगे क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। एग्जाम्पल पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लियर कट आपको, क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेगा कि हकल्स रूल को हम क्यों यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है बेटा। एंटी एरोमेटिक की बात करोगे तो सब कुछ वही फॉलो करेगा। यहाँ पे क्लू क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेगा रिंग में, ठीक है, और ये ओबे करेगा 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n = 1 2 3 4 5, जो भी होगा वो होल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, दैट मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन कैटेगरीज ऑफ नॉन एरोमेटिक सिस्टम। ये 3 कैटेगरीज है और 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड किए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे और इसको क्लियर कट देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम कैसे इसको लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एग्जाम्पल की बात करो तो यदि एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करते हैं और यहाँ पे एंटी एरोमेटिक की बात करें, हाँ ठीक है बेटा। तो यदि हम देखेंगे यहाँ पे
तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है, सी देखो यहाँ पे साइक्लिक है तो है, साइक्लिक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है ईच कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, फॉलो किया। फिर क्या होगा, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर भी है, ठीक है। और क्या कर रहा है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड देखो कितना है बेटा, 3, 1 2 3, 3 है, यानी क्या है, ऑड नंबर। और देखो हकल रूल चेक कर लो, तो हकल रूल की चेक करोगे, हकल रूल को अगर चेक करते हैं, यानी कि 4n + 2 इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन, यही तो लिखते हैं, 4n + 2 पाई इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो 6 हमने लिख दिया, 4n + 2 पाई, पाई से पाई कटा, ई इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 - 2, यानी 4n इज इक्वल टू 4, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, यानी n की वैल्यू 1 आया, यानी सब कुछ फॉलो कर रहा है, तो क्या है बेटा, एरोमेटिक है, यानी ये क्या है, एरोमेटिक। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन रिंग, बेंजीन है, एरोमेटिक है, ठीक है बेटा। तो दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम बात करें, अगर यहां पे देखोगे तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ये देखो, साइक्लिक है, ये भी क्या है, देखो यहां पे अच्छे से इसको थोड़ा तोड़ के लिख दूं, CH2 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 CH2, ये बन गया, देखो तो क्या है बेटा, 1 2 3, हाँ ये CH होगा ना, ठीक है। तो यहां पे देखो ये बन गया, तो ये देखो क्या है, ये साइक्लिक भी है, दूसरा देखो प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है ईच कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज है, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 है, यानी इवन नंबर है, ठीक है। और 4n + 2, 4n इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4, यानी n इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द एंटी एरोमेटिक। उसी तरह अगर बात करोगे, बाकी देखो और ये देखो यहां पे नॉन एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक ये साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है, बट ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, ये sp2 है, तो ये क्या है, साइक्लिक भी है, बट वहां पे 4n + 2 भी रूल नहीं फॉलो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज, तो दैट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसी तरह बहुत सारा एग्जांपल आपको मिलेगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जैसे देखो यहाँ पे और एग्जांपल देखो, ये देखो इसको बोलते हैं साइक्लो पेंटेनाइल केटायन। तो ये देखो यहां पे क्या है, साइक्लिक है,
इच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, प्लेनर है। अब देख लो 4n प्लस ऑड नंबर, यानी कि पाई बॉन्ड कितना है बेटा इसमें, पाई बॉन्ड इसमें क्या है 1 है, यानी ऑड नंबर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे हकल रूल की बात करो, हकल रूल की बात करो, तो हकल रूल की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हकल रूल की, तो 4n प्लस 2 इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, 4n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द एरोमेटिक सिस्टम, दिस इज द एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। उसी तरह यहां पे देखो एंटी एरोमेटिक की केस देखो, यहां पे एंटी एरोमेटिक की अगर बात करोगे तो मान लो ये कंपाउंड ऐसे है, इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटेनाइल एनायन, वो केटायन था, ये एनायन है, तो क्या है बेटा साइक्लिक है। दूसरा देखो प्लेनर है, तीसरा देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है sp2 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसका है एक और एक 2 यानी 2, यानी क्या है इवन है। हकल रूल के देखो तो ये क्या 4n प्लस 2 रूल फॉलो करेगा, 4n प्लस 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, तो 4n क्या है 4n और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन इससे यानी कि 2 हिस्सा और 2 ये 4, तो 4 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 4/4 यानी n इज इक्वल टू 1, ठीक। यानी ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा बेटा, n की वैल्यू 1 आया एंटी एरोमेटिक हो गया। अगर तुम यहां पे 4n पाई रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा 4n इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे 2 है, तो n इज इक्वल टू 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, फ्रैक्शन में वैल्यू आया, ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दैट इज द हकेल रूल, और यहाँ पे 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से तुम देख सकते हो, ये कंसेप्ट बना सकते हो। उसी तरह अगर बात करो नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर करो, कंपेयर करोगे क्लियर कट फंडामेंटल आएगा। ये ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, तो साइक्लिक है तो है, दूसरा क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है तो है, हाइब्रिडाइजेशन सीखो, नहीं पढ़ रहे हो तो हाइब्रिडाइज है, फिर अगर है तो प्लेनर भी है, हाँ प्लेनर भी है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो 1 2 3 यानी 3, टोटल 3 हो गए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है और एक लोन पेयर है, ये टोटल कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन 3, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड 3, ऑड हो गया, यानी ये क्या हो गया बेटा ऑड हो गया। अब हकल रूल लगा दो, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 2 4 6 यानी 6, यानी 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 यानी n इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द साइक्लोपेंटेनाइल एनायन, ये क्या है बेटा साइक्लो पेंटेनाइल, सॉरी ठीक है बेटा, ओ सॉरी यहाँ पे साइक्लोप्रोपेनाइल होगा ना बेटा, अगर उसमें भी अगर गलत हुआ हो तो करेक्ट कर लेना। साइक्लो प्रोपाइल ग्रुप है ना 4 है, प्रोपेनाइल एनायन, ठीक है ये है। अब देखो साइक्लोपेंटेनाइल एनायन है, ये क्या हुआ है बेटा एरोमेटिक, सब चीज को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम बात करें यहीं पे साइक्लोपेंटेनाइल केटायन लेते हैं तो देखो अगर हम ये ग्रुप लेते हैं
ये देखो, तो ये भी क्या है बेटा, सब कुछ फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है कार्बन, ठीक है। फिर क्या है, प्लेनर है, और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा, पाई बॉन्ड अब प्लस चार्ज को नहीं काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड कितने हैं 2, यानी इवन नंबर है, ठीक है। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4 आ जाएगा, n इक्वल टू कितना हो गया 1 आ गया, यानी ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज द एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सब चीजों को देख रहे हैं। उसी तरह तुम देखोगे, इसको देखो, इसको चेक करो, ये साइक्लो हेप्टेनाइल ट्राइनाइल, तो ये क्या है बेटा, साइक्लो हेप्टेनाइल ट्राइनाइल केटायन, या ऐसे लिख, साइक्लो हेप्टेनाइल, साइक्लो हेप्टेनाइल केटायन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रोपाइलियम केटायन, ट्रोपाइलियम केटायन। देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 ऑड नंबर है, ठीक है। हकेल रूल की बात करोगे तो 4n + 2 यानी कितना 6 है, यानी कि 4n इक्वल टू 4, यानी n इक्वल टू 1, तो ये 4n + 2 5 और n को फॉलो कर रहा है, n इक्वल टू 1, तो ये क्या है बेटा, एरोमेटिक। अगर इसी का क्या करेंगे, एनायन के रूप में ले लो इसको, ये देखो 4n प्लस कितने 1 2 3 4 यानी कितने हैं बेटा 8, यानी n इक्वल टू 2, यानी ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक। सब कुछ फॉलो कर रहा है बट ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। अगर तुम यहाँ पे 4n + 2 लगाते हो, 4n + 2 इक्वल टू क्या 8, यानी 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी a इक्वल टू 6/4 यानी 3/2, ये क्या हुआ फ्रैक्शन में आएगा, तो ये क्या होगा नहीं फॉलो करेगा, यानी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो इस क्या होगा बेटा एंटी एरोमेटिक। तो इस तरह से तुम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ हेट्रो कंपाउंड की बात करो, ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। यहां पे देखो इसको बोलते हैं थायोफिन, और इसको बोलते हैं पाइरोल। ये सब भी क्या है बेटा, ये सब भी एरोमेटिक हैं। देखो यहाँ पे
ये कार्बन, ये ऑक्सीजन क्या है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर एज इट इज पड़ा हुआ है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि साइक्लिक भी है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है बेटा, प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर है। sp2 हाइब्रिडाइज है ईच एटम, sp2 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन भी क्या है, ईच एटम हाइब्रिडाइज है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर ऐड कर दोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर की अगर काउंट करोगे तो सब में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ, तो 1 2, और ये वाला क्या है, ये एज इट इज पड़ा हुआ है, ये कॉन्जुगेशन में है, तो जो कॉन्जुगेशन में है उसी को काउंट करोगे, तो 1 2 2 ये और 1 3, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, 2 और 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया 3, यानी ये ऑड नंबर में है। अब देखो हकल रूल की बात करो तो हकल रूल लगा दो, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4m + 2 पाई यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, एक नहीं लगाओगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, यानी 6 हो गया, यानी कि 4n = क्या हो गया, 4 हो गया, n = 1 हो गया। इसमें भी वही है, तो ये क्या हो गया बेटा, एरोमेटिक सिस्टम, यानी ये क्या है, एरोमेटिक है। उसी तरह इसको भी करोगे तुम, इसको भी करोगे तो ये भी एरोमेटिक रहेगा, एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। तुम खुद करना, इसको हम पूरा नहीं करने वाले। उसी तरह इसका दूसरा भाई है pyridine, 6 मेंबर रिंग है, ये इस पर भी लोन पेयर है, ये भी 1 2 3, ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, लोन पेयर क्या है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसको काउंट नहीं करोगे, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ है। 4n + 2 पाई रूल लगाओगे तो इस लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन में है, तो जो कॉन्जुगेशन में उसी को काउंट करेंगे। 2 4 6 यानी 6 आ रहा है, तो 4n = क्या आ जाएगा, 4, n = 1, यानी हकल रूल को, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसका नाम है पाइरिडीन, सब कुछ लिखते चलो, एरोमेटिक सिस्टम है, ठीक है बेटा। उसी तरह देखो यहां पे, तो इस तरह से तुम क्या एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक तुम खुद अब कर सकते हो। अगर मान लो कभी कभी ऐसे दिया रहता है, ये या ये दिया रहा है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, दोनों ही एरोमेटिक है। कैसे बेटा, देखो sp2 ये वाला इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो sp2 ईच sp2 है, यानी 4n + 2 रूल लगाओ, 4n + 2 = कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो 4n = 0, तो n = क्या हो गया, 0। हकल रूल फॉलो कर, यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n + 2 = 6 हो गया, तो 4n = 4 हो गया, तो n = 1, तो ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइकेटायन, और ये क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइएनायन, तो यहां पे लिखोगे साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइएनायन, क्या हो जाएगा ये बेटा, साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइकेटायन, साइक्लो ब्यूटेनाइल डाइकेटायन, ये भी एरोमेटिक, ठीक है। कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, इसी को ऐसे, यानी कि प्लस चार्ज क्या है, प्लस चार्ज इस पर है, तो उस तरह से लिखा रहेगा, तो भी क्या होगा बेटा, एरोमेटिक सिस्टम ही होगा। तो इस तरह से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक आप देख सकते हो,
ठीक है बेटा, ओके। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका फंडामेंटल क्या हो, क्लियर हो, ठीक है। उसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लो होमवर्क ले लो थोड़ा, जैसे ये कंपाउंड है, ये है, इसको बोलते हैं नैप्थेलिन। नैप्थेलिन ये क्या है, एरोमेटिक क्लासिफाइड into aromatic and एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कौन होंगे, कौन एरो, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है बेटा। तो इनको तुमको एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक सिस्टम में करना है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इन सब को तुमको क्या करना है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया। तो इन सबको तुमको क्या करना है बेटा, क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई इनटू एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक्स, ठीक है। कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, उसको देखोगे करोगे, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। आई एंड होप आज का लेक्चर जो होगा हुआ है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि इसको समझना है ताकि हम इस पर प्रॉब्लम कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे और इस क्वेश्चन को आप करिएगा, समझिएगा, नहीं आएगा मैसेज करिएगा, इन्फॉर्म करिएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। यानी आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को क्लासीफाई करना है, कौन से एरोमेटिक है और कौन से एंटी एरोमेटिक है, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।